हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। हमारी सीरीज चल रही है सॉल्यूशन चैप्टर की मेरे बच्चों। वहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, उसके बारे में हमने समझा। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, उनके बारे में पढ़ा, उनका कंसेप्ट समझा। साथ में ही इसके बाद क्या होता है, एक रिलेटेड हमारे साथ एक कंसेप्ट है जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो है एबनॉर्मल मोलर मासेस एंड वेंटो फैक्टर। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है, करेक्ट होके आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई वेटेज टॉपिक है आपका। तो यहाँ पे पकड़ते हैं पहले कि व्हाट डू मीन बाय एबनॉर्मल मोलर मासेस, क्या चीज़ होती है। ठीक है जी, वो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज टॉपिक है बच्चे, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा पूरा। तो पहले एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। और एक बात और बता दो बच्चे आपको, अगर आप होम पे जाते हैं चैनल पे तो आपको वीडियो रैंडम में दिखाई देती है आगे पीछे, लेकिन मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से हर एक चैप्टर की, आपके प्रीवियस और एडवांस क्वेश्चंस की, वो भी हमारी सीरीज चल रही है, वो सब अलग से प्लेलिस्ट है। तो आपको ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं, प्लेलिस्ट देखिएगा तो आपको एक ही जगह में सब कुछ मिल जाएगा कि हाँ आपको कौन सा टॉपिक चूज़ करना है। ठीक है, तो चलिएगा, एबनॉर्मल मोलर मास। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा जो प्रीवियस लेक्चर्स थे मेरे, मैंने कहा था कि जो मोलर मास होता है सोल्यूट का, वो हम निकाल सकते हैं किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लेके। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को लीजिएगा, हम मोलर मास निकाल सकते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन, मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो निकाल सकते हैं हम, फॉर्मूलाज बताए थे मैंने। अब बात क्या होती है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एबनॉर्मल मोलर मास क्या चीज़ होती है जी। बात ये कि बच्चे मान लो कि एग्जांपल देकर समझाता हूँ, मैंने NaCl डाल दिया, NaCl एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट है, उसको हमने डाल दिया वाटर में। सबको पता है नॉन वोलाटाइल है तो क्या होगा, लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर का पता ही है। तो बात ये है कि जब मैंने उसमें डाला तो हमें पता है जो मोलर मास आपके NaCl का है, वो हमें सबको पता है कि एटॉमिक मास किसका होगा, Na का, और जो आपका Cl का है दैट इज 23 + 35.5, वो आ जाएगा। पर लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम इस फॉर्मूला से जो फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे, है ना, मान लो कोई भी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, है ना, डेल्टा पी अपॉन पी डिग्री इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट। अगर आप वहां से निकालने की कोशिश करते हैं तो कई केसेस में, मतलब हर एक केस में नहीं, आपके सम केसेस में देखा गया है कि जो आप वैल्यू निकालते हैं उन फॉर्मूलाज को लेके, और जो रियलिटी में है, मतलब रियलिटी में जो मोलर मास होता है, जो रियल मास है या थियोटिकल मास उसको बोल देते हैं, वो मैच नहीं करते। ठीक है, उनका मतलब जो आप फॉर्मूला से निकाल रहे हैं मोलर मास सोल्यूट का, और जो रियलिटी में मोलर मास है सोल्यूट का, मतलब एक्चुअल में है, वो वैल्यूज मैच नहीं होती। तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो समझ आ गई पहली बात। तो याद रखिएगा, इट अकर्स व्हेन मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ऑफ सोल्यूट, ऑफ सोल्यूट डिटरमाइंड, डिटरमाइंड। अब इसको याद रखना, अगर इस फॉर्मूला से अगर आप निकालते हैं तो उसको क्या क्या कहते हैं, डिटरमाइंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिटरमाइंड बाय दीज मेथड्स, बाय दीज मेथड्स। बाय दीज मेथड्स का मतलब है बच्चे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले हैं, है ना, बाय दीज मेथड मतलब फॉर्मूलाज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, वहां से अगर आप निकालते हैं, जो मैं बाय दिस मेथड्स डू नॉट मैच, डू नॉट मैच विद द थियोरटिकल, थियोरटिकल बोल दो आप, या जो ट्रू वैल्यू है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, विद थियोरटिकल या ट्रू वैल्यू ऑफ मोलर मास। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं चाहे एबनॉर्मल, मतलब एबनॉर्मलिटी आ गई। ठीक है, अब आगे चलो जरा, आगे इसका कंसेप्ट कैसे चलता है।
अब कहा गया अगर मान लो कि हमें ये जो दो वैल्यूज हैं ये सही है, मतलब मैच कर जाए, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन सुनना, कंडीशंस must be satisfied, must be satisfied, must be satisfied to get correct मोलर मास। करेक्ट मोलर मास का मतलब ये है कि जो आपकी एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड वैल्यू है, जो फॉर्मूला से आ रही है, और जो थियोरटिकल जो असल में वैल्यू है, अगर वो सेम आ जाए तो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है बच्चे कि सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड। ये मैंने आपको जब 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं वहां पे मैंने आपको कहा था कि सोल्यूशन डाइल्यूटेड होना चाहिए, तभी वो फॉर्मूला अप्लाई एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूटेड होना चाहिए। अगर कोई कहे कि डाइल्यूटेड क्यों होना चाहिए जी, डाइल्यूटेड इसलिए होना चाहिए मेरे बच्चे कि अगर वो कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेट में क्या होता है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं ना सोल्यूट के, वो इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ, एंड आल्सो विद द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो उससे साथ क्या होता है कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर वेपर प्रेशर अफेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली ये जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो अफेक्ट होंगी, तो आपका जो आंसर है वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन होता है कि जो सोल्यूट है, सोल्यूट मस्ट नॉट डिसोशिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन, और एसोसिएट इन दी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में अगर आप उसको डाल रहे हैं, ना ही वो डिसोशिएट हो ना ही वो एसोसिएट हो। ये भी मैंने आपको कंडीशन पहले बताई थी कि वो फॉर्मूलाज तभी एप्लीकेबल हैं अगर आपका जो सोल्यूट है वो डिसोशिएट भी नहीं हो रहा ना ही एसोसिएट हो रहा है सॉल्वेंट में। अब देखो इन दोनों कंडीशन में से हमारे मतलब हमारे बस में कौन, हमारे हाथ में कौन सी है? वो ये है कि हम सोल्यूशन को डाइल्यूट कर सकते हैं जी अपनी तरफ से, जितने एक्सटेंट तक हमें चाहिए हम सोल्यूशन डाइल्यूट कर देंगे। लेकिन जो ये चीज़ है कि सोल्यूट डिसोशिएट ना हो ना ही वो एसोसिएट हो, ये हमारी बस की बात नहीं है। क्यों नहीं ये कहा गया? क्योंकि तो सोल्यूट के ऊपर है जी, वो इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, हम उसको नहीं रोक सकते। तो कहा गया अब इस फैक्टर को कैसे सही करेंगे? तो इस फैक्टर को सही करने के लिए अगर मान लो सोल्यूट एसोसिएट या डिसोशिएट हो गया तो क्या फॉर्मूलाज में चेंजेस आएंगे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं पहले। ठीक है, ये वाली कंडीशन है ये फुलफिल हमेशा नहीं हो सकती। ठीक है, इन सम केसेस हो सकती है अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट हुआ सोल्यूट। लेकिन अगर सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हुआ, मेरे बच्चे याद ना मैं इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। अगर सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो वो एसोसिएट भी हो सकता है, डिसोशिएट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, चलो जी, ये कंडीशन तो पहले फुलफिल कर दी हमने। सेकंड के लिए हम अब पढ़ने जा रहे हैं आगे कि इसको ठीक करने के लिए हम करें क्या। तो चलो जी पहले समझते हैं कि एसोसिएशन क्या होती है और डिसोसिएशन क्या होती है। पहले ये हमें समझना बहुत जरूरी है, तो समझो पहले। मैं कह रहा हूं एसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक है जी, एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? एसोसिएशन का मतलब होता है अगर काफी सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बिगर मॉलिक्यूल बना लें, सपोज करना। और ये ना एसोसिएशन होती कब है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि सोल्यूट आपके, मैंने आपको पहले बता दिया कि सोल्यूट अगर ये किसके लिए चल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट हुए। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं एसोसिएशन। द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स अंडरगो एसोसिएशन। अंडरगो एसोसिएशन कहने का मतलब दैट इज आपके दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बिगर मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसका मतलब है एसोसिएशन। दैट इज टू और मोर solute molecules combine together to form bigger molecule। ठीक है जी, तो उसको समझते हैं हम कैसे हो सकता है।
एक बात और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ बच्चे, कि ये कंडीशन होती कब, आप कैसे पहचानोगे कि सोल्यूट डिसोशिएट हो रहा है कि एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोल्यूट याद रखना, सोल्यूट आपका एसोसिएट इन जनरल कहाँ होता है, अगर सॉल्वेंट कैसा है, नॉन पोलर है। दोबारा बोलता हूँ, जो आपका सोल्यूट है बच्चे वो इन जनरल एसोसिएट तब होता है अगर सॉल्वेंट कैसा है, नॉन पोलर। याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है। सोल्यूट एसोसिएट in general in non polar solvents याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वर्ड आसान है लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचने पे मजबूर कर दी वहां पे आपको। आगे चलते हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे कि CH3COH है, एसिटिक एसिड होता है, सबको पता ही है एसिटिक एसिड है। दूसरा नाम इथेनॉइक एसिड है इसका। ये क्या होता है, इथेनॉइक एसिड अगर आप इसको डाल देते हैं, सपोज करो बेंजीन में, इन बेंजीन है ये। बेंजीन कैसा है जी, नॉन पोलर, सबको पता है, हाइड्रोकार्बन है तो नॉन नॉन पोलर होगा। जो CH3COH होता है इन बेंजीन, वो क्या करता है बच्चे, एसोसिएट करता है। देखिए एसोसिएट, एसोसिएट होने का मतलब इसके मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं आपस में। लेकिन अगर आपका जो CH3COH है इन वाटर, सबको पता है, इक्विलिब्रियम पढ़ा है सबने, वाटर में क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है, किसमें, अपने आयंस में, H पॉजिटिव में और CH3CO नेगेटिव में। ठीक है, ऑब्वियसली हाफ इक्विलिब्रियम अचीव होता है वहां पे, ये नहीं कि पूरे का पूरा हो जाता है डिसोशिएट। तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हैं, ये कंसेप्ट सिंपली बता रहा है कि सोल्यूट एसोसिएट होगा या डिसोशिएट होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका सॉल्वेंट कैसा है। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना है। आगे चलते हैं मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने आपको ये कहा, मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ। चलो, जो आपका CH3COH है ये एसोसिएट होगा, कैसे एसोसिएट होता है बता देता हूँ, कहीं आप उसमें रह जाए। क्या होता है, जो CH3COH होता है ये एसोसिएट कैसे होता है, इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं देखो जरा, CH3C डबल बॉन्ड O, OH, CH3COH, सॉरी CH3, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे H बॉन्डिंग हो जाती है। देखो ये H बॉन्डिंग हो जाए, दो मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके इथेनॉइक एसिड के, उनके बीच में क्या हो गई, H बॉन्डिंग होगी। जब आपने उसको किसमें डाला, बेंजीन में डाल दिया, ये H बॉन्डिंग होगी। तो H बॉन्डिंग का क्या मतलब होगा कि एसोसिएशन होगी, मतलब पहले कितने, यहाँ पे अगर इसको बैलेंस कीजिए ट्वाइस होगा, दो पार्टिकल्स थे, क्या हुआ, एक सिंगल पार्टिकल बन गया बड़े वाला। इन जनरल अगर बात करो, मान लो कि हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल A है जिसके n पार्टिकल्स है या n मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स। ये क्या, जब इसको एसोसिएट होगा तो ये क्या होगा, जो n पार्टिकल्स होंगे वो सब कंबाइन हो जाएंगे आपस में और बिगर मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे AN। इन जनरल बात करते हैं, यहाँ पे कितने n सिंगल पार्टिकल्स हैं, वो कंबाइन हो गए बच्चे, n सिंगल पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या हो गए, n सिंगल पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल बिगर मॉलिक्यूल या बिगर पार्टिकल। समझ आ गया होगा, हो गया। अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ पे चेक करो, अब हुआ क्या, रियलिटी में क्या हुआ, पहले पार्टिकल्स क्या थे, n थे, n। अब कितने पार्टिकल रह गए, बस एक रह गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करके। तो बात सिंपल हुई, हम कंसेप्ट समझते हैं, अपॉन एसोसिएशन, अपॉन एसोसिएशन। क्या हुआ जी एसोसिएशन पे, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू। अपॉन एसोसिएशन क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए जी, डिक्रीज कर गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन डिक्रीज कर गए जी, कम हो गए, पहले ज्यादा थे अब क्या हो गए, कम हो गए।
अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, मैंने आपको बताया था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोल्यूट पार्टिकल्स के। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है सोल्यूट के वो कम हुए हैं तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, वो भी डिक्रीज करेगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। अगर वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हुई है तो मैंने आपको बताया हुआ था कि मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वैल्यू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की डिक्रीज की है तो मोलर मास जो है सोल्यूट का वो इंक्रीज कर जाएगा अपने बच्चे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी। तो हम कहेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेस। मेरे ख्याल से आपको समझ आएगा जो मैं पहले लिखा था, आपको प्रीवियस समझाया हुआ है मैंने कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास क्यों, क्योंकि इसका बिकॉज भी होगा कहीं जो नया बच्चा है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो मोलर मास होता है सोल्यूट का वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एंड, और जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ये याद रखिए मेरे बच्चों। जो भी मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया इसको देख के बनाया, आपको समझ आ गया होगा कि कैसे मैंने आपको लॉजिक समझाया, रट्टा नहीं मारना, लॉजिक समझना। चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया। अब देखो क्या हुआ, अब बात क्या हो रही है, जो मोलर मास है सोल्यूट का वो इंक्रीज कर गया। मतलब अगर आप ये फॉर्मूला लगाएं, कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे फॉर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो जिसको हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोल रहे हैं या इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड, ठीक है। जो वैल्यू आएगी मोलर मास की, कौन सी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वो क्या आएगी, ज़्यादा। ऑब्वियसली ये ज़्यादा आएगी क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी थी जी। तो जो मोलर मास है मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ऑब्जर्व्ड बोल देते हैं, कई बार एक्सपेरिमेंटल बोल देते हैं बच्चे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलर मास किसका जी, सोल्यूट का। जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है मोलर मास ऑफ सोल्यूट की, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। किससे ज़्यादा हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। किससे ग्रेटर हो जाएगी, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है मोलर मास की, या बोलो थियोरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। देन द थियोरेटिकल या फिर जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए, नॉर्मल, या इसको ट्रू वैल्यू भी आप बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। समझ में आ गया जी, डन, क्लियर है। समझ लीजिएगा इसको, एक बार नोट कर लीजिएगा, आपको याद रहेगा ये, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले कि जो CH3COH होता है, ये जब बेंजीन में आप इसको ऐड करते हैं तो ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, डाइमर। अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो गए, कंबाइन हो गए, इसको बोलते हैं डाइमर। तो याद रखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे CH3COH इन बेंजीन फॉर्म डाइमर, ठीक है। वो डाइमर है जी, मैंने आपको बता दिया, ये डाइमर बन गया। डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए। अब क्वेश्चन में याद रखिएगा डाइमर का मतलब है टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं, टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर। कई बार इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइमराइजेशन, ये भी याद रखना, ये लैंग्वेज आती है वहां पे आपको, इसको बोलते हैं बच्चे डाइमराइजेशन। लैंग्वेज समझनी है आपने। डाइमराइजेशन का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स का आपस में कंबाइन होना। ऐसे ही ट्राइमर होगा। ट्राइमर का मतलब क्या होगा कि थ्री मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर, और जो फिनोमेना होगा उसको बोलते हैं ट्राइमराइजेशन। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा जी। अगर 4 मॉलिक्यूल्स हो जाए तो समझ आ रहा होगा टेट्रामर, तो मतलब 4 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए आपस में, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड टेट्रामराइजेशन। याद रखिएगा मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। ये ऐसी लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए जब वहां पे आएगी क्वेश्चंस के अंदर कि मतलब क्या है इनका। चलो जो आगे चलता हूँ, आगे है आपका एसोसिएशन होगी मेरे बच्चे। एसोसिएशन में क्लियर कट होगा कि होता क्या आपको, ठीक है। कंसेप्ट याद रखिएगा।
आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास डिसोसिएशन। डिसोसिएशन समझते हैं कि डिसोसिएशन में क्या होता है, तो समझिएगा, ये हेडिंग दीजिएगा डिसोसिएशन। डिसोसिएशन ये तो वैसे भी सबने पढ़ा होगा, डिसोसिएशन आयनिक इक्विलिब्रियम आपका चैप्टर जो है किसमें, +1। डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि अपने आयंस में बिखर जाना। जो सोल्यूट होता है वो क्या होता है, वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है मेरे बच्चे, अगर डिसोसिएशन होगी। वो ऑब्वियसली है, याद रखना, ये पोलर सॉल्वेंट्स में होती है, वो नॉन पोलर होती है इन जनरल। जो डिसोसिएशन होती है इन जनरल कहा जाता है। और ये भी याद रखना, ये इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसोसिएशन किसकी होगी भी, इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है। इलेक्ट्रोलाइट कौन, एसिड बेस या सॉल्ट्स की होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कंसेप्ट याद रखना, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन, इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स। और सॉल्ट्स डिसोशिएट into their ions in water। वाटर कैसा ही, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, कैसे, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे AB। जब इसको आपने ये डिसोशिएट होगा तो कैसे होगा जी, डिसोशिएट A पॉजिटिव B नेगेटिव में अपने आयंस में हो जाएगा। तो हुआ क्या है, आप देख सकते हैं पहले जो थे पार्टिकल्स वो क्या थे, कम थे। जब डिसोसिएशन होने पे क्या हो गए, ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सिंपल सी बात चलिए, अपॉन डिसोसिएशन क्या हुआ है जी, फ्लो चार्ट बनाएंगे अगेन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर गए, ऑब्वियसली सल्यूट के कर रहे हैं जी, याद रखिएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं जी। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो इंक्रीजेस। तो जो मोलर मास होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, जो मोलर मास है सल्यूट का। सो मोलर मास ऑफ सल्यूट डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब हम उल्टा पढ़ देंगे इसको, कि अगर मोलर मास जो है सल्यूट का डिक्रीज कर गया, मतलब जो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेकर निकाला था, उसका फॉर्मूला लेकर निकाला था, उसका जो मोलर मास सल्यूट का आएगा वो कम आएगा। किससे कम आएगा जी, जो एक्चुअल वैल्यू है या जो थ्योरेटिकल वैल्यू है या जो नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा जी आपका। इन केस ऑफ डिसोसिएशन साइन चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है जी ये। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए थे मैंने आपको, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिख देता हूँ आपके लिए। कैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आपका K2SO4 है। K2SO4 क्या होता है, डिसोशिएट हो जाएगा अपने पार्टिकल्स पे। किस पे जी, पार्टिकल्स कितने, मान लो K पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव, बैलेंस कीजिएगा। तो कितने पार्टिकल्स बन गए, पहले एक पार्टिकल था ये पूरे का पूरा, अब कितने पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स। 3 पार्टिकल्स आ गए जी हमारे पास। या NaCl सिंपल सॉल्ट है, किसमें हो जाएगा जी ये। वैसे में पता है कि NaCl एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो ये टोटली डिसोशिएट होता है, पर लेकिन याद रखिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि 100% तो नहीं होता। अगर गिवन होगा वो अलग बात है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें होती है। मैं जनरल मान रहा हूँ कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में हो गया, ध्यान सुनिएगा। तो 2 पार्टिकल्स बन गए, पार्टिकल की संख्या ज्यादा हो गई। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये बात याद रखना कि जो आपकी, अगर मान लो उसको डाइल्यूट कर देता हूँ मैं, ज्यादा डाइल्यूट करता हूँ, सबको पता है ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहेगा, अगर आप इसमें डाइल्यूट करेंगे तो वाटर डालेंगे तो ये फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन। फॉरवर्ड जाने का मतलब है कि कंप्लीट डिसोसिएशन होने का चांस है, ये बात याद रखिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि
विद डाइल्यूशन, अगर आप डाइल्यूट करते हैं विद डाइल्यूशन, क्या होगा, जो ये पार्टिकल्स है आगे फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड जाने का मतलब है कि कंप्लीटली डिसोशिएट होगा विद डाइल्यूशन। अगर इसको हम इसकी टर्म में बोले, कौन सी टर्म में, कि जो ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की, वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आना स्टार्ट हो जाएगी, जो आपकी थियोरेटिकल या नॉर्मल या जो ट्रू वैल्यू है मोलर मास की, उसके बिल्कुल नजदीक आएगी और ज्यादा। ये बात याद रखना। विद डाइल्यूशन, विद डाइल्यूशन जो आपकी वैल्यू मैं सीधा लिख देता हूं, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, मोलर मास वैल्यू approaches theoretical वैल्यू, वो अप्रोच करना स्टार्ट कर देगी आपका। मतलब कहने का मतलब ये है, जो एबनॉर्मलिटी है वो डिक्रीज होगी, मतलब जो आपके पास एरर आ रहा था वो क्या आ जाएगा, वो कम हो जाएगा आपका। ठीक है, आपकी वैल्यूज मैच करना स्टार्ट कर देंगे विद डाइल्यूशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चे, अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेंट ऑफ फैक्टर। मतलब अब हमने बोल तो दिया कि हाँ कि डिसोसिएशन क्या होती है, एसोसिएशन क्या होती है, हमें इसका कारण पता लग गया कि आपका एबनॉर्मल मोलर मास क्यों आ रहा था, है ना। असल में यहाँ पे क्या पता चला हमें, कि जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि जो सोल्यूट है वो डिसोशिएट या एसोसिएट कर रहा है आपका किसमें, सॉल्वेंट में। ये सबसे उसका बिग कारण था। हमने एसोसिएशन पढ़ ली, डिसोसिएशन पढ़ ली, कि कब आपका मास जो है सोल्यूट का वो ज्यादा है, कब कम आ रहा है। तो यहाँ पे करेक्शन फैक्टर क्या है ना, इसको हम ठीक भी तो करेंगे ना। यहाँ पे करेक्शन फैक्टर क्या है, वो है बच्चे आपका वेंट होफ फैक्टर। क्या है, वेंट होफ फैक्टर। तो इसको पढ़ते हैं वेंट होफ फैक्टर के बारे में, आइएगा। वेंट होफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, इसको बच्चे स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है, याद रखें, स्मॉल आई से। तो वेंट ऑफ फैक्टर हमें ये बताता है कि आपका किस एक्सटेंट तक डिसोसिएशन या एसोसिएशन हुई है आपके सोल्यूट की। ठीक है, कि किस एक्सटेंट तक, किस हद तक वो डिसोशिएट हुआ है या एसोसिएट हुआ है, 100% डिसोशिएट हुआ है या 70% हुआ है या 30% हुआ, कितना हुआ है। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या कहता है, ये बताता है एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ, या सिंपल बोल एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट। वो किस हद तक आपका डिसोशिएट या एसोसिएट हुआ है, किस एक्सटेंट तक हुआ है, किस डिग्री तक वो हुआ है, ये हमें वेंट ऑफ फैक्टर बताता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है बच्चे। तो असल में ये रेशो है, याद रखिएगा। वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, इट इज द रेशो। तो रेशो किस चीज की रेशो होगी, ये भी आपने याद रखना है। ये देखो, जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो तीन आपकी जो टर्म्स हैं उसमें इसको क्या किया जा सकता है, डिफाइन किया। मैं आपको एक ही बताता हूँ, आपने वो एक याद रखनी है, फिर उसके रिस्पेक्ट में तीनों याद हो जाएंगी। ठीक है, पहला किसके, मोलर मास के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, मोलर मास के रिस्पेक्ट में। तो इसका रेशो, तो कहा गया किसकी रेशो है, अगर मोलर मास की टर्म में आप करें तो ये है नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नॉर्मल का मतलब जो थ्योरेटिकल, जो रियलिटी में उसकी वैल्यू है, और ऑब्जर्व का मतलब है जो एक्सपेरिमेंटल है, जो आपने निकाली है फॉर्मूला को लेके। समझ आ गई बात, तो उसकी रेशियो है। तो रेशियो लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू दी ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इंपॉर्टेंट है जी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, तो फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। तो फॉर्मूला में कैसे दिखाई देगा, I इज इक्वल टू,
नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब बता रहा हूँ जो ट्रू वैल्यू है जी, याद रखिएगा, जो रियलिटी है। नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय जो कौन सा है जी, ऑब्जर्व्ड है। ऑब्जर्व्ड का मतलब एक्सपेरिमेंटल या एबनॉर्मल भी बोला जा सकता है। ऑब्जर्व्ड या एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अब देखो मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यही था मेरे ख्याल से फॉर्मूला हमारा। अगर मैंने मोलर मास की टर्म में डिफाइन किया वेंटो फैक्टर, तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में और या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की टर्म में भी कर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो आप दोनों दोनों की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं किसको, आई को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक बात और जो हमने पढ़ा है उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जी यहाँ से। अगर मैं कहूँ कि जो आपका सोल्यूट है, इफ सोल्यूट अंडरगोज लेट्स से डिसोसिएशन मान लेते हैं पहले, डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन में गया तो क्या होगा? डिसोसिएशन में होगा तो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि डिसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा बन जाते हैं, तो जो वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो भी इंक्रीज, तो मोलर मास डिक्रीज कर जाता है। कौन सा मोलर मास? जो आपका एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड है आपके सामने। अगर ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो न्यूमरेटर जो दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से क्या आएगी मेरे बच्चे, ज़्यादा आएगी। ठीक है, इफ सोल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन तो वेंटो फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, वो पूछे भी गए हैं। और नेक्स्ट ये है, इफ सोल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन, एसोसिएशन हुई है तो क्या होगा, हमने पीछे पढ़ा था जो आपका ऑब्जर्व्ड है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो आपकी जो रेशियो होगी वो उससे कम आएगी, आई लेस देन 1। और अगर क्या है, इफ सोल्यूट नीदर अंडरगोज डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, और ना ही एसोसिएशन हुई है, तो वेंटो फैक्टर 1 होगा, याद रखेगा। देन वेंटो फैक्टर इज इक्वल टू 1। ये 3 आप याद रखेंगे। शॉर्टकट याद करने सिंपल तरीका है। डिसोशिएट होने का मतलब क्या है? डिसोशिएट का मतलब है ज्यादा बनने, ज्यादा का मतलब ग्रेटर देन 1। एसोसिएट का मतलब एसोसिएट हो जाएंगी, ज्यादा पार्टिकल कम में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कम का मतलब लेस देन 1। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो ऑब्वियस इक्वल टू 1 होगा। ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। वेंटो फैक्टर पढ़ लिया हमने, और मैंने आपको कहा था आप उन दोनों की टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपकी इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स और इन टर्म्स ऑफ कोलिगेटिव वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की टर्म में वेंटो फैक्टर को लिखा जा सकता है। मैं आपको लिख कर दे देता हूँ एक बार ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आई इन टर्म्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑब्जर्व्ड ऊपर चला जाएगा, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, और इन टर्म्स ऑफ, या फिर ये कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर आप नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स करें, इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा बनता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स में भी आ सकती हैं चीज़ें, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर आप देखें वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स आती हैं, तो वहाँ पे मोलैरिटी होती है या मोल फ्रैक्शन। तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे, तो कहने का मतलब कंसंट्रेशन आ गई ना। तो आप अगर आप नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स में लिखना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ मोल्स में भी लिख सकते हैं। ये भी आप बात आप याद रखिएगा।
ऑब्जर्व्ड, ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला भी बन सकता है जी, देखो सही है लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एक और है, वो क्या हो सकता है? इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट में एक फॉर्मूला और हो सकता है, वो बताओ मुझे जरा, ठीक है, वो मुझे बताओ, जल्दी सोच कर बताओ जल्दी, क्या हो सकता है? अगर आप डिसोसिएशन और एसोसिएशन, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन है, ये हमेशा ये तो नहीं होगा 100% ही हो जाएगा, है ना, कई बार 70% या 90% भी होगा वो डिसोशिएट या एसोसिएट। तो उसको लेकर हम अगर वो कंसेप्ट यूज करें तो यहाँ पे जो वैन फैक्टर की वैल्यू ये हो सकती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विदाउट डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब विदाउट जब कुछ भी नहीं हुआ उसे डिवाइड, तो ये भी तो वैन फैक्टर हो गया ना आपका, ये भी याद रखिएगा कि ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विदाउट डिसोसिएशन, जब ना ही डिसोसिएशन हुई है ना ही एसोसिएशन हुई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विदाउट डिसोसिएशन और एसोसिएशन, याद रखिएगा विदाउट है जी, ऊपर है आफ्टर जब हो चुकी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। चलो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने पहले भी सीखी हुई है, जो पढ़ा हुआ है +1 में पढ़ा हुआ जी, जिन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, ठीक है, उनको मेरे ख्याल से थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। जो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे सिखाने के लिए, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है, सबको सिखा दूंगा आपको। अब देखो जो हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू थी, वैल्यूज ऑफ 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनका फॉर्मूलाज थे, तो जब हमने वैन फैक्टर को डिस्कवर कर लिया, ये हमारे पास आ गया, हमें पता चल गया वो फैक्टर कौन सा है, जो करेक्शन फैक्टर कौन सा है, तो उसको हम कहीं अप्लाई भी करेंगे फॉर्मूला में, तो मॉडिफाइड इक्वेशंस क्या है वो देखिएगा, मॉडिफाइड फॉर्मूलाज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला सबको था रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला बनता था P डिग्री सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P डिग्री सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू एक्स सोल्यूट, यही था एक्स सोल्यूट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो आई मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल आई मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। और जो ये चीज़ है ऊपर, इसको हम कई बार शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डेल्टा P अपॉन P डिग्री, याद रखिएगा जो ये चीज़ है, डेल्टा P अपॉन P डिग्री रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर भी होता है, शॉर्ट फॉर्म। सेकेंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सबको पता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM होता है, यही फॉर्मूला पढ़ाया था। अब वेंटो फैक्टर अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। देन थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF जो था वो KFM होता था, अब की बार IKFM हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर था फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको पाई से नोट करते हैं, क्या फॉर्म CRT था, अब जो I होगा वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन फॉर्मूलाज को याद रखिएगा बच्चे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर। ये 4 के 4 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं जी, भूलना नहीं है। कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, आई कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है।
कोई भूलेगा नहीं इनको कि आई इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ है। अगर ये याद है तो हमें फॉर्मूलाज तो आपको याद होना ही चाहिए, तभी क्वेश्चन हो पाता है। अब नेक्स्ट करते हैं मेरे बच्चे, एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्लस वन में पढ़ा है, मैंने कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। हेडिंग लिखेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसके बड़े चर्चे होते हैं और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जी आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना बच्चे, अब आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो वेंटो फैक्टर है हमें वो ये बताता है कि किस एक्सटेंट तक आपकी डिसोसिएशन या एसोसिएशन हुई है, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये भी क्या कर रहा है कि आपका कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो किस हद तक आपका क्या हुआ है, डिसोशिएट हुआ है या आपका एसोसिएट हुआ है। तो उसका मतलब जो वेंटो फैक्टर है और आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, तो हमने वो कैसे बोल दिया पीछे कि हाँ जी वेंटो फैक्टर एक्सप्रेस करता है आपकी एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन दी सॉल्वेंट। तो हमने यहाँ से बोला था कि जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है बच्चे, उसका कनेक्शन है किसके साथ, वेंटो फैक्टर के साथ। उसके ऊपर क्वेश्चन बढ़े आते हैं। इसको अल्फा से डिनोट किया था जी प्लस वन में, अभी भी अल्फा से ही डिनोट करेंगे। तो पहले समझते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या थी, कैसे डिफाइन किया था मैंने इसको। प्लस वन में हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज दी फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस बोल सकते हैं आप, है ना, टोटल सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू, हाँ जी, आयन, क्योंकि डिसोसिएशन है ना तो आयंस में कन्वर्ट होगा। मतलब जो टोटल सब्सटेंस आपने दिया है ना, कितना है, उसका कितनी फ्रैक्शन कन्वर्ट हो चुकी है क्या आयंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन का मतलब रेशियो, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल है जी, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस या टोटल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू आयंस। ठीक है जी, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अगर इस डेफिनेशन से जो अल्फा का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, अगर हम मोल्स में ही बात कर सकते हैं, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स में कर सकते हैं या मोल्स में कर सकते हैं, क्योंकि हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा है। ठीक है, प्लस वन में। तो इसको अल्फा को मैं नंबर ऑफ मोल्स में भी लिख सकता हूँ, कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या सब्सटेंस की, है ना, ऑफ सोल्यूट डिसोशिएटेड, डिसोशिएटेड मतलब आयंस में कन्वर्ट हो गए, कितने मोल्स थे, मतलब आपने सोल्यूट कितना दिया था और कितना कन्वर्ट हो गया आयंस में, कितने मोल्स कन्वर्ट हो गए, डिवाइड बाय क्या होगा बच्चे, ऑब्वियसली जो टोटल आपने लिया था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टेकन, कितना लिया था जी आपने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं चलता हूँ इसको वहीं पे, कहाँ पे, प्लस वन में। मान लीजिएगा मेरे पास कोई एक सोल्यूट है बच्चे, ए कोई भी सोल्यूट है, हमने इसको वाटर में डाल दिया तो ये डिसोशिएट, अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। मान लेते कितने आयंस बने, एक A1 बना जी, एक आयन A2 बना, फिर A3 बना, ऐसे से करते करते AM बन गए, M नॉट N, M नंबर ऑफ आयंस। ठीक है जी, तो क्या बना, M नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड, आयंस फॉर्म हो गए जी। ठीक है, अब मैं सपोज करता हूँ मैंने t इक्वल टू जीरो, जब टाइम t इक्वल टू जीरो था, मैं सपोज करता हूँ मैंने इसके कितने पार्ट, कितने मोल लिए, लेट्स से 1 मोल लिया था, 1 मोल इज टेकन। ठीक है, t इक्वल ऑब्वियसली इनके जीरो बनेंगे जी, ऑब्वियसली उस टाइम पे तो स्टार्ट होने रिएक्शन अभी तो। मान लो कोई टाइम पहुंच गया t जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, एट टाइम t जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, अब जितने कन्वर्ट होने थे आयंस में वो कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, हमने 1 मोल लिया था, 1 मोल में से जितने कन्वर्ट होने थे मोल्स आयंस में वो कन्वर्ट हो गए, तो कुछ पीछे बचेगा भी ना, 100% तो नहीं है कन्वर्जन,
तो कहा कितने बचेगा बताओ जरा, मतलब वो कौन सा अमाउंट है जो लेफ्ट क्या रह जाएगा, अनडिसोशिएटेड रह जाएगा। फॉर्मूला कहता है अगर अल्फा इसकी इस जो भी ए है ये आपका सोल्यूट है, इसका अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस सोल्यूट, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोशिएटेड, कितने डिसोशिएट हुए हैं जी, कहा गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए थे आपने, 1 लिया था, यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोशिएट कितने हुए, 1 इंटू अल्फा, दैट इज अल्फा हो गए। तो पीछे कितने बचेंगे जी, 1 माइनस अल्फा, क्योंकि इसमें से अल्फा तो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब कहा गया तो अगर नंबर ऑफ आयंस m बने, m नंबर ऑफ आयंस बने, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, m अल्फा, कितने बनेंगे, m अल्फा। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से आगे। अब वेंटो फैक्टर को मैंने आपको कहा था, डिफाइन किया था वेंटो फैक्टर को थोड़ी देर पहले हमने आई को, उसमें ये वैल्यू पुट करके देखते हैं, चलो ठीक है, ये वैल्यू पुट करके देखते हैं उसमें वेंटो फैक्टर आई में आपके। ठीक है, आई, हाँ जी, क्या था, नंबर ऑफ, याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन कितने रह गए आपको दिख रहे हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा, टोटल जो सॉल्यूशन है जो मिक्सचर है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, कितने 1 थे। तो आई का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे आप जो आई है उसको लिख लीजिएगा, मतलब ऑब्जर्व्ड, फॉर्मूला लगा ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स, या नंबर ऑफ मोल्स टेकन बोल दीजिए ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो जो नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स थे वो तो 1 ही थे ना जो लिए थे हमने, रियलिटी तो यही थी कि 1 थे। ठीक है, तो आई क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व्ड कितने हुए, टोटल ऑब्जर्व्ड कितने हैं सोल्यूशन के उसके उसके मोल्स, 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा डिवाइड बाय 1, तो उसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा और फाइन कीजिएगा अल्फा के टर्म में, इसका आंसर आएगा बच्चे आई इज इक्वल टू 1, अल्फा को कॉमन ले लेते हैं लेट से, प्लस अल्फा m माइनस 1 आ जाएगा, देखो जरा, तो अब ये आ जाएगा आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा m माइनस 1, तो अल्फा का फॉर्मूला आ गया आई माइनस 1 अपॉन m माइनस 1, वेर m क्या है, m इज द नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड, याद रखिएगा m क्या है, नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड, कितने नंबर ऑफ आयंस बने हैं जब सोल्यूट कितने आयंस में बिखरा है। एग्जांपल के तौर पे जैसे K2SO4 था, हमने लिया था, जो K2SO4 होता है वो कैसे डिसोशिएट होते हैं, सबको पता है, ट्वाइस K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे कितने आयंस बने, 3 आयंस बने दिख रहे हैं, 2 इसके बने हैं और 1 इसका बने, तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 3 पुट कीजिए वैल्यू, तो अल्फा K2SO4 के लिए, फॉर K2SO4 अल्फा कितना आ रहा है जी, इसका जो आई होगा आई माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, आई माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, दैट इज आई माइनस 1 बाई 2। समझ आ गया कैसे करने हैं क्वेश्चंस वहां पे, मेरे ख्याल से क्लियर होगा बच्चे, इससे याद रखिएगा, ये अगर अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अब मैं चेक करता हूँ एसोसिएशन के लिए, ठीक है, कि हमारा जो एसोसिएशन होगा उसके लिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल याद रखना है, देखो सेम मेथड होगा, मैं आपको जैसे ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि जब डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगी वहां पे हमने करना क्या है, हमारा बस फॉर्मूला क्या आएगा, मेथड सेम रहेगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, सिंबल सेम होगा जी, सिंबल नहीं चेंज होगा, वो अल्फा ही होगा। ठीक है, वहां पे मेंशन करेंगे वो एसोसिएशन है कि डिसोसिएशन है, लेकिन सिंबल सेम है। ऑब्वियसली फ्रैक्शन तो नहीं होगी अब, क्योंकि एसोसिएट हो रहे हैं, है ना, किसकी फ्रैक्शन नहीं होगी, जो टोटल सब्सटेंस अपॉन, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन किसकी हो जाएगी कि एसोसिएशन कितनी हुई है टोटल में से, है ना, जो टोटल आपको अमाउंट दिया था, है ना, उसमें से कितना क्या हो चुका है, कितने एसोसिएट हुआ है, उन दोनों की फ्रैक्शन अब क्या हो गई, आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा मेरे बच्चे। ठीक है, डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन हमने करनी नहीं है, वैसे डेरिवेशन मैंने आपको जो समझाया था ये
ट्रेडिशनल मेथड है, आपको आना चाहिए डिसोसिएशन वाला, ठीक है। ऐसे ही एसोसिएशन वाला है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अब मैं देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर ए इज कोई सोल्यूट है, इसके सिंगल पार्टिकल्स थे एन मॉलिक्यूल्स थे, या ऐसे मान लिया, यही समझा था मैंने। ये क्या हो गया जी, कन्वर्ट हो गया किसमें, बिगर मॉलिक्यूल्स ए एन में। जो एन सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके कंबाइन हो गए टुगेदर टू फॉर्म वन बिगर मॉलिक्यूल, हो गई एसोसिएशन। तो इस केस में जो आपकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा होगा बच्चे वो आई माइनस वन अपॉन वन बाय एन माइनस वन होगा। तो एम की जगह वन बाय एन आएगा, वेर एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एसोसिएट हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा फॉर्मूला, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट इन सॉल्वेंट, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देते हैं आपको, मैं कहता हूं कि आपका जो CH3COH है, इट फॉर्म डाइमर, इट फॉर्म्स डाइमर इन बेंजीन। अगर ऐसी कोई लैंग्वेज होगी तो मैं समझ, डाइमर का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि N2 है, N कितने 2, तो जो आपकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगी बेंज इसके CH3COH के लिए, वो क्या होगा, I माइनस वन, जो वेट ऑफ एटम्स का होगा। वन बाय एन का मतलब वन बाय टू हो जाएगा, इट इज वन बाय टू माइनस वन, तो अल्फा कितना आ गया बच्चे, माइनस वन बाय टू टाइम्स आई माइनस वन। समझ आ गई, हमें कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वेंटो फैक्टर एब्नॉर्मल मोलर मास का। तो जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा बच्चे, आज लिए काफ़ी है ये, ठीक है। आपको पसंद आया है, कंसेप्ट समझ में आया है, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट हैं वो आपको सीखने को मिले। जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया भी है, ऑर्गेनिक के ऊपर मेरी पूरी सीरीज भी आएगी आपकी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो, ऑब्वियसली मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूँगा आपका। तो आपने क्या करना है, इसको रिवीजन रखना है, और मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊँगा क्वेश्चंस लेके, जो टॉप क्वेश्चंस होंगे मेरे ख्याल से 60 से 70 क्वेश्चन होंगे जो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए सॉल्यूशन चैप्टर के। अब वो कंबाइन हो जाएगा, ऑब्वियसली आपके इसके भी आएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन, रॉल्स लॉ के हैं, वैसे मैंने करा चुका हूँ, रॉल्स लॉ के भी, हेनरी लॉ के, सब क्वेश्चन करवाए, लेकिन और क्वेश्चन जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं बच्चे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।